हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, इस वीडियो में हम आयरन ओर पॉलिसी 2021 को डिस्कस करेंगे, जो हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशंस से थोड़ा सा रिलेटेबल वीडियो है, तो आपके ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ मैं आपको दो प्रीलिम्स के पॉइंट भी बताऊंगी इसी के इंडस्ट्री सेक्टर के, और लास्ट में हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के दो एमसीक्यू भी सोल्व करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उसी के साथ मैंने अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, जहाँ पे आपको और अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन जीके का पोर्शन भी मिलेगा, तो आप वहां पे जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है, उन्होंने एक न्यू आयरन और पॉलिसी को अप्रूव किया है, जिसमें बेसिकली जो एलोकेशन होता है रेक्स का, मतलब कि जो रेल के डब्बे होते हैं, ट्रेन्स के डब्बे होते हैं, तो उनका एलोकेशन की किस चीज़ के लिए पे जो रेक्स हैं वो कितने अलॉट होंगे किसी भी प्रोडक्ट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो एलोकेशन ऑफ रेक्स से रिलेटेड और आयरन ओर के ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड ये न्यू पॉलिसी आई है। एक चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है, यहाँ पे एक वर्ड आया है आयरन और क्या होता है। तो और जो है वो ज्योग्राफिकल कंसेप्ट में भी और एक आपके साइंटिफिक टर्म्स में भी, क्योंकि केमिस्ट्री जो है वहाँ पे मेटलर्जी में थोड़ा सा और का डिस्कशन है, तो मे बी आपसे ये चीज़ पूछी जा सकती है, इंटरव्यू में ही सही पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो लेबर है, ये यहाँ पे एक मिट्टी के ढेर से कुछ उठा रहा है। तो ये बेसिकली ये जो मिट्टी का ढेर है, मतलब कि जो सैंड है या फिर जो सोइल है, उसी के अंदर क्या होता है कि कोई भी मेटल जो होता है उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो इन्फ्यूज़ होते हैं। तो ये जो मिट्टी है जिसके अंदर मेटल प्रेजेंट है, उसको हम ओर कहते हैं। इस ओर से बाद में मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है और मेटल को अलग थलग किया जाता है। ठीक है, तो ओर की डेफिनेशन आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पॉलिसी में देखते हैं। तो देखिए, ये जो पॉलिसी है इसको आयरन और पॉलिसी का नाम दिया गया है, और ये Feb 10, 2021 से जो है इफेक्ट में आएगी, मतलब इसके बाद ये जो पॉलिसी है वो लागू होगी। तो जो अगर हम बेसिक प्रोविज़न देखते हैं इस एक्ट के, तो उसमें रेक अलॉटमेंट सिस्टम को अपडेट किया गया है, किसके थ्रू, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू। और उसके साथ एक पॉइंट ये जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बेसिकली क्या होता था कि जो रेक एलोकेशन हुआ करती थी और किस तरीके से आयरन ओर का ट्रांसपोर्ट होगा, तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन हुआ करती थी। और ये जो डॉक्यूमेंटेशन हुआ करती थी उसकी सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है कि जब हम बहुत बारीकी से किसी चीज़ की जांच रेख करते हैं उसको स्क्रूटिनी कहते हैं। तो यहाँ पे रेलवेज के थ्रू जो है डॉक्यूमेंटेशंस जितनी हुआ करती थी इन चीज़ों से रिलेटेड, उनकी स्क्रूटिनी की जाती थी, जांच रेख की जाती थी। बट अब ये जो क्लोज है ये यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। उसके बाद देखिए, जो हायर प्रायोरिटीज़ दी जाएगी वो उस आयरन के लिए दी जाएगी या फिर उस और ट्रैफिक को दी जाएगी जो कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होगा। तो मतलब देखिए कि आयरन जो निकला, एक तो जाएगा इंटरनेशनल लेवल पे, जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारा एक्सपोर्ट होता है, और एक जाएगा डोमेस्टिक मार्केट में। तो जो डोमेस्टिक मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाएगा आयरन और उसके ऊपर प्रायोरिटी दी जाएगी, मतलब कि उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। और यहाँ पे जो रेफरेंस दी जाएगी, तो ये जो बेसिकली है पिग आयरन, स्पंज आयरन, पैलेट्स जो हैं, ये टाइप ऑफ आयरन है जिनके ऊपर प्रायोरिटीज दी जाएगी। ये आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट इतने नहीं है, ये आपको याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी पे प्रायोरिटीज दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है कैटेगराइजेशन किया जाएगा कि जो आयरन की मूवमेंट है उसकी प्रायोरिटी के लिए कि किस तरीके से वो मूवमेंट होगी। जैसे कि क्या क्या देखा जाएगा कि रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, जो लोडिंग होती है या फिर जो अनलोडिंग होगी ओर्स की, उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। किस तरीके का नेचर ऑफ मूवमेंट है, मतलब कि किस टेरेन से वो जा रहा है, मतलब कि हिली टेरेन है, प्लेन है, डेजर्टेड एरिया है, तो इस तरीके के टेरेंस भी यहाँ पे देखे जाएंगे। और उसी के साथ जो है ओल्ड और जो न्यू प्लांट्स होंगे आयरन ओर्स को, उनको सिमिलरली ट्रीट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो पुराने प्लांट्स हैं उनको कम प्रेफरेंस दी जाएगी और जो न्यू प्लांट्स हैं उनको ज़्यादा दी जाएगी, जहाँ तक अलॉटमेंट और लोडिंग ऑफ रिक्स की बात होती है। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि पॉलिसी में क्या है। उसके बाद हम आते हैं अपने प्रीलिम्स के पॉइंट में। तो आपको जो अपने प्रीलिम्स के लिए मेनली याद रखना है वो ये है कि अगर हम देखते हैं कि जो रेलवेज़ का ट्रैफिक होता है, मतलब कि पूरे साल में जितना भी रेलवे ट्रांसपोर्टेशन करती है किसी भी गुड्स का, ठीक है, तो उसमें से आयरन ओर जो है वो 17% कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो फर्स्ट ये पॉइंट आपको याद रखना है। और दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है कि कितना टन होता है, तो ये 1210 मिलियन टन फ्रेट जो है वो खाली आयरन का होता है। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट्स आप याद रखिएगा। उसके बाद अब हम आते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल के क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए न्यू है, और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन है अकाउंटिंग सर्व्स एज आ, आपके पास चार ऑप्शन है। फर्स्ट है एज एन हिस्टोरिकल डाटा, सेकंड इज बी एज अ कमोडिटी, सी इज लैंग्वेज एंड डी ऑल ऑफ दिस। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली पूछा है कि अकाउंटिंग जो है वो किस चीज़ के लिए काम आती है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन ए है वो है हिस्टोरिकल डाटा, मतलब कि हम जब पहले के अपने किसी डाटा को देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने जो है कहीं पे कुछ लेन देन किया, ठीक है, आपने वो चीज़ लिख के रखी थी, 2 साल बाद 4 साल बाद आपको उस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है, आपको याद करना है कि मैंने कहाँ पे क्या लेन देन की थी, तो आप क्या करेंगे, उस अकाउंट को उठाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, हिस्टोरिकल डाटा। तो चलिए ठीक है, ए ऑप्शन ठीक है। बी है एज अ कमोडिटी। तो हम देखते हैं कमोडिटी का क्या मतलब होता है कि कोई चीज़ जो हमारे लिए वैल्यूएबल होती है, तो हम पुराने अकाउंटिंग डाटास को यूज़ करते हैं, तो वो क्या करते हैं, आगे हमारी पढ़ाई के लिए यूज़ हो रहे हैं या फिर किसी भी रेफरेंस के लिए यूज़ हो रहे हैं, तो वो क्या हो गई, कमोडिटी। तो चलिए सेकंड ऑप्शन भी हमने कंसीडर कर लिया। अब आया थर्ड, लैंग्वेज। तो लैंग्वेज क्या होती है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की जब हम बात कर रहे हैं या अकाउंटिंग चीज़ों की, बुक्स की रेफरेंस की बात करें, तो उसमें किस तरीके की लैंग्वेजेस यूज़ होते हैं जो हमें आगे भी फ्यूचर में यूज़ करनी है, तो वो हमें लैंग्वेज बताते हैं। तो यहाँ पे तीनों ही जो ऑप्शंस हैं, हिस्टोरिकल डाटा, कमोडिटी और लैंग्वेज, तीनों सही है। तो इसका सही ऑप्शन होगा आंसर डी इज करेक्ट ऑप्शन हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज आर। तो ए है आपके पास ऑप्शन टू एनालाइज द एक्सपेंडिचर, बी है टू एसरटेन द कॉस्ट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स, सी है टू फिक्स द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड डी है ऑल ऑफ द अबव। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसे आंसर कीजिए। ओके डन। तो देखिए यहाँ पे जो पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग होता है, फर्स्ट होता है कि जो एक्सपेंडिचर, मतलब जो भी खर्च हो रहा है उसको एनालाइज करना कि वो कितना हुआ है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या दिया, तो ये सही है कि चलिए ठीक है, एक्सपेंडिचर के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, ठीक है। दूसरा जो कहा गया है कि वेरियस जो प्रोडक्ट्स है उनकी कॉस्ट क्या है उसको पता करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग की जाती है, ये भी पॉइंट सही है। थर्ड है टू फिक्स द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अब जो कॉस्ट हमने पता कर ली प्रोडक्ट की, उसके बाद क्या फिक्स प्राइस होना चाहिए प्रोडक्ट का, उसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग होती है। तो थर्ड पॉइंट भी यहाँ पे ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन होगा डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये दो क्वेश्चन हमने सोल्व किया। आई होप आपको इस वीडियो से और इन एमसीक्यू से हेल्प मिली होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।